UPSC prelims 2023 most difficult paper ever. Elimination has been eliminated. And sir, economy was really difficult. सच में? आइए चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं इकोनॉमी के सवालों का और देखते हैं कौन से सवाल हमसे हो सकते थे, कौन से नहीं हो सकते थे, कौन से हमें उस सिचुएशन में अटेम्प्ट करने चाहिए थे और किसको हमें स्किप कर देना चाहिए था। इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम सभी को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। यूपीएससी को क्रिटिसाइज कर लिया, टीचर्स को क्रिटिसाइज कर लिया, इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज कर लिया, अब थोड़ा सा अपने अंदर भी झांक लेते हैं। एंड दैट्स ट्रूथ। आपसे कोई बोलेगा नहीं, ये सब वही बोलेंगे आपसे लोग जो आप सुनना चाहते हैं। पर मैं आपको सच बोलना चाहता हूं कि इंट्रोस्पेक्शन करना ही पड़ेगा बॉस। आज नहीं तो कल करोगे, क्योंकि अगर इंट्रोस्पेक्शन नहीं करोगे तो फिर अगर अगली बार लड़ाई की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें यह नहीं पता होगा कि तुम्हारी कमियां क्या है। तुम्हें अपनी कमियां भी देखना बहुत जरूरी है। आइए सवालों का एनालिसिस करते हैं और समझते हैं क्या हमारे अंदर कमी है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा रेफर्स टू व्हाट? क्या यह सवाल आना चाहिए? आंसर इज नो। यह सवाल टीचर्स को नहीं आता, मुझे नहीं आता यह सवाल। और बीटा ये कोई ट्रेडिशनल लैंग्वेज में नहीं है, ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं जो हमें आना चाहिए। ये करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट, अदानी ग्रुप का कॉन्टेक्स्ट, अगर कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में पूछने लगा, इतना नहीं आ सकता आपको। तो इन सवालों में क्या करना चाहिए सर? इनको तो स्किप करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। कट ऑफ 200 में 200 नहीं है, 88 कट ऑफ जा रही है। कुछ को तो स्किप करना पड़ेगा। ये सवाल है जहां पर आप कोई भी दिमाग नहीं लगा सकते, कोई भी माइंडसेट भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। इनको छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप ये छोड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर डी है, अ न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशंस ऑफ द स्टॉक्स टू चेंजेस इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। जो स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस की बात कर रहा है स्टॉक्स की, इसका आंसर डी है। यस। Which one of the following activities of Reserve Bank of India is considered the part of the stabilization of the economy? क्या ये सवाल आपको एग्जामिनेशन में आना चाहिए? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। ये सवाल आना चाहिए। सर क्या आपने पढ़ाया है? यस सर। क्या ये आप क्लेम कर रहे हैं? नो सर, हम क्लेम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये हमने पढ़ाया है, ये ट्रेडिशनली हम पढ़ते हैं, ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और ये पेड कोर्सेज का स्क्रीनशॉट नहीं है। 2020 में इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का फुल कोर्स बनाया था, वहां से लेकर आया हूं कि करंट कॉन्टेक्स्ट का भी नहीं है। ये चीज आपको आनी चाहिए थी। ये इंट्रोस्पेक्शन आपको करना है। क्या होता है स्टरलाइज इंटरवेंशन ऑफ द इकोनॉमी? स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब रुपये का बहुत ढेर सारा एप्रिसिएशन हो जाए। समझ लीजिए इस चीज को, अगर रुपया बहुत ढेर सारा एप्रिशिएट कर रहा है, मतलब रुपया कम है और डॉलर ज्यादा है, तभी रुपया अप्रिशिएट कर रहा है और डॉलर डिप्रिशिएट कर रहा है। भाई रुपया अप्रिशिएट करेगा तो डॉलर डिप्रिशिएट करेगा। यस। अगर रुपया एप्रिशिएट कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? हमारा एक्सपोर्ट जो होता है वो कॉस्टली हो जाता है। यस, एक्सपोर्ट कॉस्टली, इंपोर्ट चीपर हो जाएगा। एक्सपोर्ट कॉस्टली मतलब कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रह पाएगी। तो रुपया को एप्रिशिएट नहीं होने देना, यानी रुपया को डेप्रिशिएट करना है, डीवैल्यूएट करना है। रुपया को डीवैल्यूएट कैसे करें? आरबीआई क्या करे, खूब ढेर सारे डॉलर जो है वो सक कर ले, मार्केट से डॉलर बाय कर ले। तो डॉलर बाय करेगा तो आरबीआई रुपया पंप करेगा। रुपया पंप करने से मनी सप्लाई बढ़ेगी। मनी बढ़ने से क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा? हमारा रुपया डीवैल्यूएट हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम और आ जाएगी। क्या? क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गई तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी इन्फ्लेशन की। और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई को कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अगर फॉलो कर लिया, हो गया तो अच्छी बात है, जिसे हम बोलते हैं स्टरलाइज इंटरवेंशन ऑफ द इकोनॉमी। इसी को स्टरलाइजेशन बोलते हैं। यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करना होगा या सेल करना होगा। आंसर इज कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू ही तो ये काम करते हैं। बाकी स्टेटमेंट तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं। ओवरसाइट ऑफ द सेटलमेंट एंड द पेमेंट सिस्टम कोई लिंक नहीं है। डेट एंड कैश मैनेजमेंट टू द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कोई लिंक नहीं है। रेगुलेशन ऑफ द एनबीएफसीज कोई लिंक नहीं है। इसी का तो लिंक बैठ रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, बाय एंड सेल से। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इसका आंसर होना चाहिए। ये आपसे सवाल होना चाहिए, क्योंकि ये इजी कैटेगरी का सवाल है। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था बीटा वाला, ये डिफिकल्ट कैटेगरी का है, ये इजी कैटेगरी का है। यस। नेक्स्ट, कौन सा कैपिटल मार्केट का पार्ट है? सर क्या आपने पढ़ाया है? क्या आप क्लेम कर रहे हो? आंसर इज नो। देखो कहने के बाद भी लोग कहते हैं, मैं पिछली वीडियो में बोला कि क्लेम नहीं है मेरा। वो टॉपिक्स जो मैंने आपको प्रेडिक्टेबिलिटी वाली सीरीज बताई, वो टॉपिक्स आए, अंदर वो आया, वो कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। भगवान ही आकर कर सकता है, क्योंकि मैं नहीं कर सकता। अगर मैं वो कर देता, वो लीक कहते हैं, पेपर लीक कर देना, वैसा नहीं कर सकते हैं। आप भी समझो, थोड़ा सा यार रैशनैलिटी लगाओ। ये मैं क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन क्या ये आपको पता होना चाहिए? क्या आपको लोग पढ़ाते हैं? आंसर इज यस। ये आपको लोग पढ़ाते हैं
कि फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट होते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट मतलब लेस देन 1 ईयर, कैपिटल मार्केट मतलब मोर देन 1 ईयर। ये पढ़ाते हैं लोग आपको, इसलिए ये सवाल आपसे होना चाहिए। गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट जो होता है मोर देन 1 ईयर, कॉल मनी मार्केट ओवरनाइट लेस देन 1 ईयर, ट्रेजरी बिल्स 14 दिन के लिए लेस देन 1 ईयर, स्टॉक मार्केट मोर देन 1 ईयर, विच मींस कैपिटल मार्केट के कौन पार्ट होंगे 1 and 4, आंसर विल बी ओनली 2। ये सवाल आपसे होना चाहिए क्योंकि ये इजी सवाल है। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, समझिए आपने ये किया कि नहीं किया एग्जामिनेशन में। आपको नहीं किया तो करना चाहिए, और किया तो बहुत अच्छा किया। प्राउड फील कीजिए कि सवाल मैंने हिट किए क्योंकि ये हिट करने थे। नेक्स्ट, पोस्ट पैंडेमिक रीसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक, मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो किया। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्यों फॉलो किया होगा? क्योंकि इन्फ्लेशन आया होगा। इन्फ्लेशन आया, सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम्स दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस। व्हाट इज राइजिंग कंज्यूमर प्राइस? इन्फ्लेशन। तो सेकंड बोल रहा है इन्फ्लेशन आया और उसको मॉनेटरी पॉलिसी मींस के थ्रू हैंडल करना चाहिए था, और पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो की गई, तो दोनों कोरिलेटेड नहीं है। और इन्फ्लेशन आया तभी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो हुई, तो एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी तो दे रहा है सामने वाला। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, एंड स्टेटमेंट 2 पहले स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्या ये आपको पता होना चाहिए? आंसर इज यस, इट्स अ इजी क्वेश्चन। क्यों भाई? इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स में लगातार पूरा जब बैकग्राउंड समझा रहा था, तो पूरे बैकग्राउंड को 2020 से जब 2022 तक 23 तक हम आए थे, तो पूरे बैकग्राउंड में मैंने समझाया कि कब कैसे हुआ, कब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो की, कब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की, पूरा ही समझाया। और ये इसीलिए यहां पर बोला इन द पोस्ट पैंडेमिक रीसेंट पास्ट सारे सेंट्रल बैंक यही कर रहे थे। पूरे वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, यूएसए में डबल डिजिट में इन्फ्लेशन पहुंच गया था, यूरोपियन यूनियन में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन पहुंच गया था, तो अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक कर रहे थे। तो यही तो बोला, ये सेकंड स्टेटमेंट बोलता है इन्फ्लेशन के बारे में, पहला बोलता है इंटरेस्ट रेट हाइक के बारे में। दोनों सेकंड स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है। आंसर होना चाहिए ए। क्या ये सवाल आपसे होना चाहिए? आंसर इज यस, इजी सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल। ये आपसे ये गलत नहीं करके आ सकते आप, नहीं तो आपको अपने अंदर झांकने की बहुत जरूरत है। सर इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहा है। सर क्या आपने पढ़ाया है? आंसर इज बिग नो, मैंने नहीं पढ़ाया है। क्या ये आप एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे? आंसर इज यस, यू विल अटेम्प्ट दिस इन एग्जामिनेशन। क्यों? इनटेंजिबल का तो मतलब पता है ना, जो छू नहीं सकते, टेंजिबल जो छू सकते हैं। देखते हैं किसको छू सकते हैं, इन्वेंट्रीज को छू सकते हैं। आंसर इज यस, यानी ये इंटेंजिबल नहीं है, ये टेंजिबल है इन्वेंट्रीज, तो दूसरा नहीं हो सकता। ब्रांड का रिकॉग्निशन, ये तो हम टच नहीं कर सकते। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टच नहीं कर सकते। मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, ये भी टच नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन टच कैसे करेंगे? इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ओनली 3। सर आपने पढ़ाया नहीं, ये आया तो आप करेंगे कैसे? करेंगे कॉमन सेंस से करेंगे भाई, क्योंकि हर सवाल छोड़ा नहीं जा सकता, अदरवाइज फिर करके क्या होगे? तो ये सवाल छोड़े नहीं जा सकते हैं। बीटा वाला छोड़ा जा सकता है। आंसर इज दिस इज कॉल्ड माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर। उसका माइंडसेट समझना पड़ेगा और फिर अपना माइंडसेट समझना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को मैच करना पड़ेगा, किधर मैच हो रही है। नेक्स्ट, इनवाइट्स के बारे में पूछा। क्या सर आपने इनवाइट्स पढ़ाया है? आंसर इज यस, इनवाइट्स एंड राइट्स मैंने पढ़ाया है। क्या सर आपने ये सब पढ़ाया था जो ये पूछा है टैक्सेबल वाली बात? नहीं, मैंने ये नहीं पढ़ाया। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा एक्सप्लेन किया था कि ट्रस्ट क्या होते हैं, कंपनीज क्या होती हैं, ट्रस्ट में म्यूचुअल फंड यूनिट्स होते हैं क्या, है ना, कंपनीज में क्या इशू करते हैं, बॉन्ड इशू करते हैं क्या, वो सारी चीज मैंने समझाई थी। राइट्स रियल एस्टेट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समझाया था। इसमें पूछा गया है कि जो इंटरेस्ट इनकम आएगी वो एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी टैक्सेस से, और डिविडेंड को टैक्सेबल किया जाएगा। मेरा देखिए सिंपल, एग्जामिनेशन में बैठ के सवाल में क्या सोचेंगे? कॉन्सेप्ट पता है आपको, सोचना क्या है? आप समझो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के बारे में पूछा गया था। अच्छा, उसमें भी ऐसा कुछ बोला गया था, लेकिन हमने क्या लगाया था? कॉमन सेंस लगाया था कि ये सब तो अमीर लोग लेते होंगे, अमीरों को क्यों एग्जेम्प्ट करना है, उनसे तो टैक्स लेना है, तो यहां पर भी इनसे भी टैक्स लेंगे, इनको क्यों एग्जेम्प्ट कर रहे हैं भाई? इसका मतलब है कि आंसर नहीं हो सकता। पहला गलत है, दूसरा पक्का अपने आप सही हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है? इनवाइट्स रिकॉग्नाइज एज बोरोवर्स अंडर सरफेसी एक्ट, तो बोरोवर्स के रूप में रिकॉग्नाइज तो कर ही सकते हैं। पहला गलत है, दूसरा अपने आप आंसर हो गया, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहला आपसे होगा कैसे? जब आप ये समझेंगे कि अमीर लोग खरीदते हैं और यहाँ इंडिया में हर चीज तो टैक्सेबल है, बहुत कम चीज होंगी जो एग्जाम्प्ट की जाएंगी टैक्सेस से, टैक्सेबल नहीं होंगी, बहुत कम होंगी वो। ये सब तो होनी चाहिए ना, ये सब अमीर लोग खरीदेंगे, उनके पास अगर इंटरेस्ट का भी पैसा आ रहा है तो टैक्स तो करना चाहिए ना उन्हें, तो टैक्सेबल तो होनी चाहिए। इसका मतलब है कि इसका आंसर डी होगा। ये सोचना है उस समय बैठकर, वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा ऐसा ही वो अलग बात है, लेकिन आपका आंसर सही आएगा। और आंसर गलत भी आए तो भी आपके ज्यादातर सवाल जो होंगे वो सही होंगे। कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आपको वहां पर सोचने की जरूरत है। स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड, क्या आपने सर ये एग्जैक्ट लाइन पढ़ाई है? आंसर इज नो।
क्या आपने कॉन्सेप्ट कोई बताया है? आंसर इज यस। मैंने आपको एग्रीकल्चर में दो प्रॉब्लम बताई थी। स्मॉल फार्मर्स बहुत ज्यादा हैं, 86% जो है हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है। और इसी वजह से हमारे देश में एक प्रॉब्लम है लैंड फ्रेगमेंटेशन की। छोटे पैचेस के लैंड के पैचेस ज्यादा हैं, तो बड़ी कोई टेक्नोलॉजी इकोनॉमी ऑफ स्केल में काम करना है वो हम काम नहीं कर पाते। तो सभी छोटे पैचेस, फील्ड के जो पैचेस हैं उनको जोड़ना चाहिए, यानी स्मॉल फार्मर्स को इकट्ठा करके कंसोलिडेट करके ग्रुप बनाकर उस बड़ी फील्ड पर काम करना चाहिए, सबको सिंक्रोनाइज करके अपनी एनर्जी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ना। यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड, यही तो बोल रहा है, कौन सा अच्छा डिस्क्राइब करता है। पर ये बी ऑप्शन, मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, यही तो बात है। सर क्या ये आपको आना चाहिए? ये कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको आना चाहिए। और वहां पर एग्जैक्ट आपको लैंड फ्रेगमेंटेशन लिख के नहीं देगा, तो आपको ऐसे देगा, तभी तो एग्जाम टफ है। आपको पढ़ने पड़ेंगे 4 ऑप्शन, तभी आपको दूसरे पे सोचना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा आपका लार्जर कॉन्सेप्ट पूछा है ना एग्रीकल्चर का, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पूछा है एग्रीकल्चर की, ये तो आना चाहिए। ये सवाल जो है आप इसको मॉडरेट रख सकते हैं, पर ये सवाल कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ये आपसे होना चाहिए। नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी सवाल है, 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा है। मैंने 15th फाइनेंस कमीशन सारे पैरामीटर्स भी पढ़ाए हैं, और इसमें गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड स्टेबल गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं होता है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। आंसर इसका होगा ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट, इसका आंसर बी होगा। तो ये तो इजी कैटेगरी में 15th फाइनेंस कमीशन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड। सर ये डेटा, इतना डेटा कैसे याद करके जाते हैं? इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के लिए बोलते हैं साहब, इकोनॉमिक सर्वे तो पढ़ते हैं आप। इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर नंबर 11, सबसे पहले मैं यही बात समझा रहा हूं, इधर आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है सब कुछ। यहां पर मैंने आपको बताया कि शेयर इन वर्ल्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 1.8%, वर्ल्ड कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट 4%, वर्ल्ड मर्चेंडाइज प्लस सर्विस एक्सपोर्ट 2.2%। मैंने पूरा आपको सारा डेटा चिल्ला चिल्ला के समझाया था, और इसी दिन के लिए समझाया था कि ये इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा हम लेकर आते हैं ये बेवकूफ नहीं है, हम लेकर आते हैं क्योंकि कभी ना कभी हो सकता है काम आ जाए। अगर प्री में नहीं आएंगे तो मेंस में काम आ जाएंगे। लिखने में आपको अगर ये डेटा टैग करोगे तो आपकी बातों में दम आएगा। जब आप वहां पर आप कोई चीज लिखोगे, अपने सवाल का आंसर दोगे मेंस में, ये डेटा आपके लिए बैकिंग का काम करेगा। डेटा आपकी बात को, आपकी आर्गुमेंट को मजबूत करेगा, इसलिए देते हैं ये डेटा। यानी पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा, अगर पहला इनकरेक्ट है तो आंसर अपने आप आएगा, डी हो गया आंसर। दूसरा करेक्ट हो गया, मेनी लोकल कंपनीज सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज। अरे एडवांटेज ही तो लेने की बात कर रहा है पीएलआई स्कीम की, तो एडवांटेज तो ले ही सकते हैं। आंसर मेनी लोकल कंपनीज सम फॉरेन कंपनीज। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, माइंड्स ऑफ द एग्जामिनर विल नॉट चेंज। 3.2% एग्जैक्ट डेटा पूछ रहा है, कभी फ्लैग का वो पूछ रहा है 600 इंटू 400 नैनोमीटर, ऐसे करके डेटा पूछ रहा है। यही चेंज हुआ इस बार एग्जामिनेशन में। मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, यूपीएससी का एग्जाम इस बार डिफिकल्ट क्यों था? 2 नेचर यूपीएससी के सेम थे, वो थीम से ही सवाल पूछ रहा है, उसका माइंडसेट एग्जामिनर का चेंज नहीं हो रहा है। 2 चीजें जो चेंज हुई, वो फैक्चुअल सवाल पूछ लगा कि वैल्यू वोट कितना है, ये फ्लैग का डायमीटर एरिया लेंथ और ब्रेथ कितनी होनी चाहिए, 3.2% होना चाहिए कि नहीं चाहिए, फैक्ट्स पूछने लगा, डाल दिया आपको डराने के लिए। दूसरी चीज जो चेंज हुई, ऑप्शंस, ओनली 1 ओनली 2, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, वो सवाल पूछने लगा। इसकी वजह से ज्यादा दिक्कत हो गई। अदरवाइज ये पेपर आप कर लेते अगर ऑप्शन थोड़ा सा ऐसे नहीं देते। लेकिन आई होप ये बात समझ रहे हैं कि ये डुएबल है, ये सवाल डुएबल है, ये ऐसा नहीं कहीं और से पूछ लिया, ये ट्रेडिशनल जो आप पढ़ते हैं वहीं से पूछा है। आपको भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। मुझे क्रिटिसाइज कर लीजिए, यूपीएससी को क्रिटिसाइज कर लीजिए, बाकी लोगों को क्रिटिसाइज कर लीजिए, पर कम से कम भगवान के लिए अपने अंदर भी थोड़ा सा झांक लीजिए, क्योंकि आप जब अंदर देखेंगे तभी आप जीवन में बहुत बेहतर कुछ कर पाएंगे। एमएसएमई, क्या एमएसएमई सर आपने पढ़ाया है? एमएसएमई की पूरी डेफिनेशन आपको पढ़ाई है। क्या डेफिनेशन पढ़ाई है? ये देखिए, माफ कीजिएगा, यहाँ लिखा है इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़। मैंने पेड कोर्सेज में भी एमएसएमई की बताई है, वैसे भी आपको एमएसएमई की पता होती है डेफिनेशन। यानी पहले स्टेटमेंट तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने पढ़ाया कि नहीं, लेकिन पहला स्टेटमेंट में तो गलत दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट नहीं होगा, दूसरे में प्रॉब्लम होगी। और डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट डिफरेंट चीजें बोल रहे हैं। मेरा यहाँ पर ओपिनियन जो है मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जो है यूपीएससी डिसाइड करेगा, यूपीएससी का फाइनल वर्डिक्ट वही सही होगा। ऑल बैंक लोन्स ऑफ द एमएसएमई एंटरप्राइज क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। क्वालिफाई लिखा है, ऑल लिखा है। ऑल इस स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बना रहा है,
क्वालिफाई इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा डाइल्यूट कर रहा है। मेरे हिसाब से क्वालिफाई करने की बात करें तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 2 होना चाहिए। कुछ लोग आंसर डी भी बोल रहे हैं, तो लेट्स यूपीएससी डिसाइड कि इसका आंसर बी और डी क्या होगा। लेकिन क्या आपको एग्जामिनेशन में ये करना चाहिए? ये अटेम्प्ट तो करना ही चाहिए। आंसर हो सकता है डिफर करेगा, यूपीएससी का कुछ आपका कुछ और होगा, लेकिन आपको बी और डी में कुछ ना कुछ मार के आना चाहिए, क्योंकि पहले में आपको पता है, पहला तो आपको पता है ना, दूसरा आपको पता है पीएसएल में होते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर में होते हैं, सभी बैंक के लोन्स क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, पर मेरे हिसाब से इसका आंसर 2 ओनली होना चाहिए। वैसे आपका आंसर अगर आपने डी भी मारा है, यू कैन काउंट ऑन योर सेल्फ कि हो सकता है कि आपका एग्जामिनर यूपीएससी के हिसाब से आंसर सही हो, तो वो देख लेंगे। लेकिन क्या ये सवाल अटेम्प्ट करना चाहिए? यस, ये अटेम्प्ट करना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पूछ रहा है, was originally initiated by the State Bank of India, ये तो गलत है। In an SHG all members of a group take responsibility for a loan that an individual member takes। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट ही यही है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, कि किसी एक मेंबर को अगर दे रहे हैं तो बैंक वाला, तो अगर बैंक ने डायरेक्टली उसको लोन दिया तो वो तो घूमता रहेगा, उसको बैंक पकड़ने कहाँ जाएगा, प्रॉब्लम होती है। ये पॉवर्टी वाले चैप्टर मैंने समझाया भी था। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इनकरेक्ट भी होगा, देख लेंगे कैसा होगा। मेरे हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा। एंड रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक सपोर्ट एसएचजी, सपोर्ट करने की तो बात कर रहे हैं, सपोर्ट तो कर ही सकते हैं, इसका मतलब ये सही है। तो अगर मेरे हिसाब से इसका आंसर ओनली 2 होना चाहिए। कुछ लोग ओनली 1 भी बोल रहे हैं, तो लेट्स यूपीएससी डिसाइड कि ओनली 1 होगा कि ओनली 2 होगा इसका आंसर। सीबीडीसी के बारे में, यानी सीबीडीसी तो आपसे पूछेगा, क्यों, करंट अफेयर में है, सीबीडीसी के बारे में पूछना भी चाहिए। क्या पूछा है? क्या वो डिफिकल्ट पूछा है? आंसर इज नो। थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर कोई चीज नहीं आती है, होल्ड ऑन, है ना, होल्ड योर ब्रेथ एंड ट्राई टू मेक सेंस कि क्या लिखा है। इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर स्विफ्ट सिस्टम। पॉसिबल की बात कर रहा है, पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है। माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर विल नॉट चेंज, है ना। माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम में यही सब पढ़ाया था, बहुत चीज़ें पढ़ाई थी, ब्रह्मास्त्र बताया था, थीम्स बताई थी, टॉपिक्स बताए थे, बहुत चीज़ें की थी। मैं आपको कुछ सेल नहीं कर रहा, भगवान के लिए मुझे गलत ना समझे, आप मेरा कोई भी कोर्स ज्वाइन ना करें, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने जो बताया मैं वही बता रहा हूँ, कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन भाई जो बताया वो तो बताऊंगा ना कि ये चीज़ बताई है, पॉसिबिलिटी तो लिखा है, इट्स अ जनरल स्टेटमेंट, तो ये सही हो जाएगा। Digital currency can be distributed with a condition programmed into it such as a time frame for spending it। Yes, क्योंकि डिजिटल करेंसी इसमें प्रोग्रामिंग की जा सकती है ना, कोई भी फंक्शन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ना। कैन बी, इसीलिए लिखा है कैन बी, तो कैन में तो किया जा सकता है ना। आज नहीं करोगे तो कल कर सकते हो, कल टेक्नोलॉजी आगे कर लिया तो आंसर की थोड़ी ना चेंज करेंगे बैठ के। कैन बी इसीलिए लिखा है, माइंडसेट द एग्जामिनर विल नॉट चेंज। बोथ 1 and 2 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड लास्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट फॉर नाइजर सीड्स। नाइजर इज कल्टिवेटेड एज खरीफ क्रॉप, सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड्स एज कुकिंग। पहली बात, क्या ये सवाल आपसे होना चाहिए? अगर आपने मुझे पढ़ा है, इकोनॉमिक सर्वे मैंने पढ़ाया है आपको, मैंने आपको पेड कोर्स पढ़ाया है, तो मैंने एमएसपी की बात की थी। खरीफ में 14 क्रॉप्स को, राबी में 6 क्रॉप्स को और 2 कमर्शियल क्रॉप को, और मैंने आपको खरीफ क्रॉप में इधर नाइजर सीड बताया था। अगर ये मैंने ऐसा बनाया था खरीफ, राबी क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप, तो मुझे सपना नहीं आ रहा था कि खरीफ भी पूछ लेगा। लेकिन ऐसे बनाने का फायदा आपको जरूर हो जाएगा, क्योंकि खरीफ में आपको अगर नाइजर सीड याद रह गया तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। और सम ही तो लिखा है, कोई तो एक ट्राइबल पीपल होगा जो यूज कर सकता होगा। सम ही बहुत जनरलाइज करके लिखा है, इसका आंसर आपको वहां पर ऑल 3 मार्क आना चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि आप नहीं कर पाएंगे, हो सकता है रिकॉल ना हो, ठीक है। तो ये 13 सवाल थे। 13 में मुझे ऐसा लगता है कि आपको 10 सवाल करने ही चाहिए थे। मैं आपको गिना देता हूं, ये आपसे नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं, ये आपसे होना चाहिए डिजिटल करेंसी वाला, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला नहीं होगा मान लेता हूं, दूसरा एमएसएमई, तीसरा ये करना चाहिए आपको इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, चौथा ये 15 फाइनेंस कमीशन, पांचवा ये कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चर का, छठवां इनवाइट्स के बारे में है, सातवां ये ब्रांड रिकग्निशन के बारे में है, आठवां ये तो आना ही चाहिए इंटरेस्ट रेट हाइक, नवा ये तो आना ही चाहिए, एंड 10th स्टरलाइजेशन भी आना चाहिए। वो बीटा नहीं आएगा तो वो भी चलेगा। 13 क्वेश्चन में आपके पास 10 तो आने चाहिए। अगर आपने 11-12 भी अटेम्प्ट किए हैं 13 में, आपके 2-3 भी गलत हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, तब भी आप बहुत बेहतर कंडीशन में रहेंगे। आपको ऐसे ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है पूरे 100 क्वेश्चन का, कि क्या वो उपलब्ध हैं, क्या वो आपने पढ़े थे, क्या वो लगाए जा सकते थे, क्या वो किए जा सकते थे, नहीं किए जा सकते थे तो क्यों नहीं किए जा सकते थे। क्योंकि ऐसा पूछा तो पूरे कट ऑफ भी तो कम जा रही है। सीसेट भी बहुत डिफिकल्ट था तो कट ऑफ और नीचे जाएगी। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो सब ठीक है, यूपीएससी ने इतना सीसेट टफ क्यों बनाया, ऐसा पेपर क्यों बनाया, अब तो उसने बना लिया ना। अब बात ये आती है कि अगली बार भी बनाएगा, आपको तो देखना पड़ेगा ना कि आप क्या स्टेप लें इस चीज को, इस डायलेमा से हटने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपको तो कुछ करना पड़ेगा ना। आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि ऐसे कितने सवाल थे जो इजी थे, कितने थे मॉडरेट,
और मॉडरेट में मैं कितने कर सकता था, डिफिकल्ट कितने थे और कितने उसमें मैं कर सकता था, अपना लक भी आजमा सकता था कि भाई इसमें मैंने ओनली 1 ओनली 2 में अगर ओनली 2 मार दिया है, आंसर ओनली 1 निकला, लेकिन आपने 2 में से ही आप कंफ्यूज थे कि ओनली 1 होगा कि ओनली 2 होगा। आपको ऐसे अपने आप को चेक करना है ताकि आप और अपने बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाए। ये एग्जामिनेशन नॉलेज का गेम तो है, माइंडसेट का गेम है, प्लस लक का भी गेम है। 30% लक काम आएगा मेरे हिसाब से। कोई भी नंबर आप मान लीजिए, लक का तो काम होगा ही होगा, क्योंकि ओनली 2 में आप कौन से 2 सही मार रहे हैं और आंसर वाकई में 2 कौन से हैं सही हैं, ये डिफर करेगा, लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा, तो आपका आंसर तो आ ही जाएगा। 30% लक है, पर नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज भी चाहिए, साथ में आपके पास माइंडसेट होना जरूरी है। इस माइंडसेट के बिना ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो नॉलेज प्लस माइंडसेट प्लस लक आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई जरूर कराएगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन जरूर करें, सारे क्वेश्चंस को देखें। इकोनॉमी के 13 सवाल मैंने एनालिसिस आपको एज अ डेमो के लिए किया है, ताकि आप बाकियों का भी एनालिसिस करें, अपने आप को चेक करें। थोड़ा सा शांत रहें, अपने मेंटल पीस को बरकरार रखें थोड़ा सा, क्योंकि ये डिस्ट्रेस का समय है। मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं इस समय पर। दैट डज नॉट मीन कि आप क्रिटिसाइज करके यूपीएससी को आपको संतुष्टि मिल जाएगी, वो नहीं मिलेगी तृप्ति। अंत में आपको अगर ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, वो यूपीएससी के एग्जामिनर कुछ सोच के ही बना रहे होंगे, हमें नहीं पता क्या सोच के बना रहे हैं, पर कुछ सोच के बना रहे होंगे। आप उनके ऊपर फेथ रखिए, अपनी नॉलेज, अपनी माइंडसेट को तैयार कीजिए, और लक अगर जिस दिन साथ देगा उस दिन वो दिन आपका ही होगा। मेंस रेडी रहिए, जिस दिन प्री होगा आपकी ही रैंक आएगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए मेंटल हेल्थ का, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।